हेलो टीम। मेरा नाम पूजा पाठक है और आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो है थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने अपने इसके आगे के सारे डिटेल्स जो हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग 3 पॉइंट्स जो हैं अपने इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, जो कि हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, सेकेंडली सीमेन का जो कंपोनेंट है और वो एक्चुअली होता क्या है, और थर्डली जो है हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं नीट में, एम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम लोग नेक्स्टली अब देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अभी आप ये याद कर लीजिए, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि मैंने इंटरनेट से लिया है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। तो ये देखिए, स्पर्म के जो है 4 पोर्शंस होते हैं जो कि पार्ट्स माने गए हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट है हेड, जो टॉप मोस्ट है, सेकेंड नेक रीजन, थर्ड मिडल पीस और लास्टली टेल। और सेकेंड थिंग मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ एक एनिमल सेल है और कोई भी सेल, एक सिंगल सेल जो कि हम लोगों ने अभी तक स्टडी की हुई है, उसके अकॉर्डिंग सेल है तो उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। और एक यहाँ पे ट्रिक ये है कि मिडिल पीस में एम दिया है और मिडिल पीस में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि स्पर्मेटेड जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो ये इमोटाइल स्ट्रक्चर से मोटाइल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि एटीपी जनरेट करता है। तो आप यहाँ एक बेसिक हम लोग को एक ओवरव्यू मिल चुका है कि ये है क्या। और जो हेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये है इसमें न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस को बाद में ओवा के साथ फ्यूज़ करना है, और ये जो है फ्यूजन के बाद जो है नए इंडिविजुअल जो है डेवलप होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस न्यूक्लियस को हमें ओवा में फ्यूज़ कराना है। ठीक है, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, तो उस इम्पॉर्टेंस को हम लोगों को पढ़ना अब ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आ जाइए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया कि लिपिड बाइलेयर ऑलरेडी कवरिंग होती है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पे एक एक्रोसोम है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेड में एक एक्रोसोम एक पार्ट है। वो एक्रोसोम एक्चुअली है क्या? एक्रोसोम बनता है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है गोल्गी एपरेटस का। जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है और एक्रोसोम का फॉर्मेशन करती है इन जो स्पर्म्स में। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, क्यों ये एक्रोसोम यहाँ प्रेजेंट है, क्यों नहीं टेल में प्रेजेंट है, क्यों ये कहीं न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि स्पर्म को जो गॉड ने बनाया हुआ है कि स्पर्म का फ्यूजन जो है ओवा के साथ होना है, तो जब ये फ्यूजन होगा तो स्पर्म की जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली उसको ओवा में फ्यूजन के लिए जो उसकी लेयर है, आउटर लेयर है, उसको डाइजेस्ट करना होगा, ताकि न्यूक्लियस जो है पेनिट्रेट कर सके, अंदर जा सके, ओवा से फ्यूजन के लिए जो ओवा का जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ कर सके। तो जो फ्यूजन है वो तभी पॉसिबल होगा जबकि ओवा की जो ऊपर कवरिंग है वो डाइजेस्ट हो सके या उसको हटाया जा सके। तो उसके लिए हमारे इस एक्रोसोम पार्ट में काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट है और एक्रोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस स्पर्म का, क्योंकि इसको फ्यूजन कराना है। और ये जो एक्रोसोम है इसमें सारे एंजाइम्स हैं जो कि आगे जाके हेल्प करेंगे ताकि ओवा का और स्पर्म का फ्यूजन बहुत ईजिली हो पाए। अब नेक्स्टली दूसरी चीज़ पे आते हैं कि ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का जो क्रोमोसोम सेट है वो 46 क्रोमोसोम्स है, बट यहाँ पे ये हैप्लॉइड सेट अपने अंदर कैरी करता है। और 50% ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 22 प्लस एक्स कंपोजिशन के होंगे और 50% होंगे जो कि 22 प्लस वाई कंपोजिशन के होंगे, विच विल डिसाइड द फेट ऑफ द child during the birth, that it will be male or female. Not during the birth, just at the time of fusion only it is decided that it will be male or female, but फिर भी ये डिसाइड करने वाला ये स्पर्म ही होगा। इफ़ एक्स विल फ्यूज विद द फीमेल ओवा then it will be a baby girl, and if Y fuses with the ova it will be a male child. तो अब आते हैं इसके नेक पोर्शन पे। नेक में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि ये सेंट्रियोल हैं। 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। एक सेंट्रियोल होता है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक है ये
डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल का पर्पस क्या है, ये क्यों इस जगह पर प्रेजेंट है, क्यों ये और कहीं नहीं प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्टल सेंट्रियोल है, पहले उसकी बात करते हैं कि ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये आगे एक्सटेंड करेगा और एक्सियल फिलामेंट मतलब जो टेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल का फंक्शन हुआ। अब जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये क्या करने वाला है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये जो है क्लीवेज का काम करेगा। जब फ्यूजन हो जाएगा, जब नया एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो उसमें क्लीवेज भी तो होगा, क्योंकि सिंगल सेल से ही एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनेगा ह्यूमन बीइंग। तो एक सिंगल सेल को मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए काफ़ी सारे क्लीवेज करने पड़ेंगे, ताकि एक सेल से काफ़ी सारे सेल्स बन जाएं, तभी तो हमारी बॉडी हम लोग मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसीलिए जो है सेंट्रियोल जो है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करेगा क्लीवेज हो, और क्लीवेज के बाद जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बने हमारी जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, उसके बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स फॉर्म हो पाएँ, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प कर पाए। तो आप समझ रहे होंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है क्लीवेज में हेल्प करता है आफ्टर जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए, सॉरी ज़ायगोट फॉर्म हो जाए, और जो है डिस्टल सेंट्रियोल जो है एक्सियल फिलामेंट का मतलब टेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब आते हैं मिडिल पीस के बारे में, जो कि मैंने पहले भी बताया कि एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये 30 to 35 जो है माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज होते हैं यहाँ पे, और किस अरेंजमेंट पैटर्न का क्या होता है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, और इस पैटर्न को जो है कहा गया है निबन-कर्न पैटर्न, ठीक है। ये निबन-कर्न अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है। और अब आते हैं यहाँ पे टेल में। ये टेल जो है ये एक्सियल फिलामेंट है। और इस टेल का क्या पर्पज़ है, क्यों ये फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी जो है क्योंकि एक स्पर्मेटोजोआ जो है एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, एक मोटाइल सेल है, जो कि स्पर्मेटेड जब था, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बना, उसको टेल की ज़रूरत पड़ी। क्यों टेल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसको ऑल द वे थ्रू वजाइना टू सर्विक्स इसको एंटर करना है फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ की एक ओवा ऑलरेडी आफ्टर ओव्यूलेशन वेट कर रहा है ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। क्योंकि उसको इतना लंबा जो है प्रोसेस और रूट जो है जर्नी पूरी ट्रैक करनी है, इसीलिए इसके पास एक फिलामेंट एक्सियल फिलामेंट है, ताकि वो इनके अंदर मोटिलिटी आए और वो इस पूरे बैरियर्स को क्रॉस करके ओवा को फ्यूजन कर सके, ठीक है। तो टेल की एक अपनी एक जो है नेसेसिटी है एक स्पर्म्स में। और ये जो फ्लैजिला है ये किस तरह का मूवमेंट शो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, व्हिप्लैश मूवमेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब सीमेन की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सीमेन के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि सीमेन जो है स्पर्म से बनता है और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड से बनता है। और कौन से एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, जो कि कॉपर्स ग्लैंड भी कहलाया जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है। ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं अपने सिक्रीशंस, जो इनके अंदर से फ्लूइड्स आते हैं, वो तीनों मिला के स्पर्म्स के साथ मिल के कंप्लीट सीमेन बनता है। अब इनका वॉल्यूम कितना होता है पर इजैकुलेशन, एक बार जो इजैकुलेशन होता है उसमें उनका वॉल्यूम होगा 2 से 5 ml, ठीक है। और इसका पीएच क्या होता है, अल्कलाइन या एसिडिक, ये होता है 7.3 to 7.7, ठीक है। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है एक जो पर इजैकुलेशन होता है वो होता है 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन, याद रखिएगा पर ml नहीं है, पर इजैकुलेशन है। अब बात करते हैं ऑलिगो। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया मतलब होता है कि जब भी 20 मिलियन स्पर्म्स जो है पर ml से लेस देन स्पर्म्स उसकी प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे ऑलिगोस्पर्मिया। मीन्स स्पर्म्स का जो है वॉल्यूम कम है यहाँ पे। और यहाँ एजोस्पर्मिया मतलब इधर एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, मीन्स स्पर्म्स नेग्लिजिबल अमाउंट के जब प्रेजेंट रहें सीमेन के अंदर तो उसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। अब एक नया वर्ड आता है स्थैनोस्पर्मिया। स्थैनोस्पर्मिया क्या होता है, रिड्यूस्ड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन द सीमेन। मतलब स्थैनोस्पर्मिया मतलब जो स्पर्म्स तो हैं बट उनके अंदर मोटिलिटी नहीं है, ठीक है, मोटाइल नहीं है, ताकि वो जो ओवा है ओवा तक पहुंच नहीं पा सकते, और नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फिर जो है कोई भी कपल, मैरिड कपल, वो जो है इनफर्टाइल हो जाएगा। अब आते हैं टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। टेराटो वर्ड अपने आप में ही एक डिस्टॉर्टेड, इसका मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, ठीक है।
तो स्पर्म्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी की, जैसे कि आपने अभी पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में कि स्पर्म का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर गॉड ने ऐसा क्यों बनाया, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके और नए इंडिविजुअल का एक जो है बर्थ हो सके। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थिंग पे कि द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप। अब याद रखिएगा कि 300 मिलियन अगर स्पर्म्स हैं ड्यूरिंग अ कोइटस, मीन्स अगर आप जो है इंसेमिनेशन के टाइम पे, ठीक है, तो जो है 60% जो है स्पर्म्स जो होते हैं उनका नॉर्मल शेप होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मल शेप कितना होना चाहिए, 60%, तो 300 का 60% आप निकालिए। तो जैसे कि अगर आप 1000 मिलियन स्पर्म ले लीजिए तो 60% हुआ मीन्स 600, तो उसी अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। और साइज, शेप और साइज़ कितना होना चाहिए, 60% का नॉर्मल होना चाहिए। अब आते हैं कितना परसेंट विग्रस मोटिलिटी शो करने चाहिए। इन 60% में से 40% ऐसे स्पर्म्स होने चाहिए जिनकी मोटिलिटी बहुत विग्रस हो, विप्लैश मूवमेंट अच्छा शो कर सके, तभी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। होपफुली आप लोग ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि अगर 1000 मिलियन स्पर्म्स हैं जिसमें से कि 60% अगर हैं तो 60% मतलब आप समझ लीजिए 600, और 600 के अंदर अगर कर लीजिए तो 240। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हार्मोनल रेगुलेशन। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करते हैं यहाँ पे। देखिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारा मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, क्यों मास्टर ग्लैंड है? क्योंकि यही जो हाइपोथैलेमस है वो जो है इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि कुछ न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स और कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स। और ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो हैं आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रोकते हैं और उनको ऑर्डर देते हैं कि आप आगे हार्मोन्स को रेगुलेट करिए या रिलीज़ करिए। तो क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी गवर्न करता है और पिट्यूटरी काफ़ी सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को और एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस एक मास्टर ग्लैंड है। अभी फ़िलहाल अभी हम लोग क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ रहे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अब ये याद रख लीजिए कि हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एक रिलीज़ करता है जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जाके यहाँ से मान लीजिए आता है, इसमें हाइपोथैलेमस में से आर्क्यूएट न्यूक्लियस है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करा सके। ठीक है, अब आर्क्यूएट न्यूक्लियस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को पहुंचा देता है पिट्यूटरी में। तो ये जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी तक पहुंचता है, पिट्यूटरी में जाने के बाद वो पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि अब आप LH और FSH का सिक्रीशन कराइए। तो जब LH और FSH का सिक्रीशन होता है तो पिट्यूटरी जब सिक्रीट करता है LH और FSH को, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं, जो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स हैं बहुत स्पेसिफिकली काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई हार्मोन ब्रेन से निकल रहा है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, जैसा कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक बेसिक पैटर्न है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमेशा ब्लड सर्कुलेशन में जाके ही काम करती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि LH और FSH ब्लड स्ट्रीम में आके और हमारे किडनी में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करे? ऐसा तो नहीं होता। ये जाएगा, बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उन रिसेप्टर्स को ये डिटेक्ट करते हैं और फिर वो रिसेप्टर जब इनको पहचानते हैं तो ये अपने अंदर उनको फंक्शन करने देते हैं। तो LH और FSH का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी में? क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन है, तो इनका जो रिसेप्टर होगा वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पाया जाएगा और वही इनको रिकग्नाइज कर पाएंगे। हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये फ्लो करते रहें लेकिन हमारे आईज नोज तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ उनके रिसेप्टर्स नहीं हैं, इनके रिसेप्टर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हैं। तो LH जो है, L फॉर LH, L फॉर लेडिक सेल। लेडिक सेल का डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ। लेडिक सेल जो है LH को डिटेक्ट करेगा क्योंकि उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। अब आ जाते हैं, मान लीजिए ये लेडिक सेल है, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर है यहाँ पे। अब ये हार्मोन आया और यहाँ पे लेडिक सेल ने जो है LH को डिटेक्ट कर लिया, ये लेडिक सेल है। तो लेडिक सेल क्या करता है, लेडिक सेल जो है कोलेस्ट्रॉल्स को यूटिलाइज कंज्यूम करके टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है और कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बेस हार्मोन है, तो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से लेता है और उसको
टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, पिट्यूटरी में गए, पिट्यूटरी में जाने के बाद LH और FSH का सिक्रीशन हुआ। LH ने फिर लेडिक सेल को जो है लेडिक सेल ने LH को डिटेक्ट किया और फिर टेस्टोस्टेरोन का रिलीज़ हुआ। टेस्टोस्टेरोन जो है लेडिक सेल ने रिलीज़ कर दिया। अब आते हैं FSH पे। FSH का क्या हुआ? FSH जो है सर्टली सेल्स पे जो है फंक्शन किए। सर्टली सेल्स जो है नर्व सेल्स, इवन उनको सस्टेंटेंकुलर सेल्स भी कहा जाता है। तो सर्टली सेल्स जो है FSH को डिटेक्ट करते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सर्टली सेल्स डिटेक्ट करने के बाद सर्टली सेल्स दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं और ये कह सकते हैं कि एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं और एक इनहिबिन बनाते हैं। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है लेडिक सेल ने बनाया तो ज़रूर, लेकिन ये एक स्टेरॉयडल बेस हार्मोन है या कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बेस हार्मोन है, तो इसका यूज़ जो है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में करना है। लेकिन ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ही, ये ग्लोबुलिन्स ही टेस्टोस्टेरोन को हेल्प करेंगे कि वो हमारे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में वो टेस्टोस्टेरोन तक पहुंचाएं, उनको इकट्ठा करके कंसंट्रेट करें हमारे उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अंडरस्टूड? तो टेस्टोस्टेरोन को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ की स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है वहाँ तक उनको कंसंट्रेट करना और उस एरिया में उनको पहुँचाना, ये काम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का नाम ही इसीलिए दिया गया क्योंकि ये एंड्रोजन को बाइंड करके उसको पकड़ के ले आती है और स्पर्मेटोजेनेसिस जहाँ हो रही है, क्योंकि वहाँ टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, वहाँ पहुँचाती है। सिंपल। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ने अपना काम कर दिया, टेस्टोस्टेरोन जो बनाया था लेडिक सेल ने उसको लिया और पहुँचा दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। अब जब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया और भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जहाँ भी उनकी वजह से होने वो हो गए। धीरे धीरे हुआ क्या, जब टेस्टोस्टेरोन का जो है लेवल बढ़ता गया तो सर्टोली सेल्स होते हैं इनके अंदर कुछ डिटेक्टर्स होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। जैसे ही बढ़ता है तो फिर इनहिबिन का रिलीज़ होता है। अब इनहिबिन क्या करेगा? इनहिबिन जो है रिलीज़ होता है FSH से और होने के बाद वो जाता है सीधा हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में अपना नेगेटिव फीडबैक देता है और बोलता है अब बस करो, अब आप बंद करो टेस्टोस्टेरोन का रिलीज़, गोनाडोट्रोपिन को हार्मोन को बंद करो, क्योंकि अब जो है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इनका एक इफेक्ट है। और सेम यही टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ता है तो ये अपना नेगेटिव फीडबैक खुद भी करता है, अपने आप में भी एक अपना नेगेटिव फीडबैक करता है और जाके हाइपोथैलेमस को जो है रोकता है। तो ये दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देता है और यहाँ इनहिबिन भी जो है वो इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो सिंपल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो मास्टर ग्लैंड है उसमें एक आर्क्यूएट न्यूक्लियस पाया जाता है। वो न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस को बोलता है कि अपना रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करें, जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो पिट्यूटरी में जाता है। पिट्यूटरी में जो गोनाडोट्रॉफ्स एक स्पेशल सेल होते हैं, गोनाडोट्रॉफ्स कहा जाता है, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो सिंपल गोनाडोट्रॉफ्स पे ही काम करेगा। वो उन पे एक्ट करता है और आगे प्रोसेस करता है LH और FSH को। LH जाके लेडिक सेल पे काम करेगा, FSH जो है सर्टली सेल्स पे काम करेगा। LH जो है लेडिक सेल्स को कहेगा कि तुम कोलेस्ट्रॉल बॉडी का यूज़ करो और टेस्टोस्टेरोन बनाओ, और FSH जो है सर्टली सेल्स को कहेगा आप एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाइए और इनहिबिन बनाइए। क्योंकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए बनाइए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आने वाला है और हमें यूज़ करना है। और उसके बाद जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो सर्टली सेल्स जो है इनहिबिन बनाएगा ताकि वो हाइपोथैलेमस को कह सके कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अब बढ़ चुका है, इसको बंद कीजिए। होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपने ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेसन। और आगे भी हम लोग इसी तरह से नए नए चैप्टर्स शुरू करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोग ये समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल।